इमरान सीरीज रेशों की यलगार पार्ट 3। 3 घंटे बाद इमरान दराब समेत फिर तरबदार के घर जा धमका था। इससे कबल शहबाज को हदायत कर दी थी कि वो अपने घर तक ही महदूद रहे और इन लड़ाकों की ज़बान बंद कर दे जो तरबदार के हवाल से वाकिफ़ थे। आखिर तुम क्या करोगे? दराब बोला। वो कुछ नहीं सुनेगा, बस देखते जाओ। तरफदार का बूढ़ा बाप बहुत परेशान था। इस बार इसने इमरान को बड़े गौर से देखा था। उसने अपनी स्कीम यकसर बदल दी थी। अब मेकअप में नहीं था। तुम बूढ़ा हकलाया। हाँ, मैं सब शकन हूँ, तुम मुझे भूले ना होंगे। रब्बे अजीम की कसम, तुम्हें कोई दोगला कुत्ता ही भुला सकेगा। तुम हमारे मोहसन हो। अच्छा, आओ मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा दरबदार बराह रास्त पर आ जाए। मुझे मालूम है कि वो क्यों हजर नशीन हुआ है। तुम जानते हो। हाँ, मैंने तैयार कर लिया है। इस वबा को शकराल में नहीं फैलने दूंगा। तुम रहबान के 11 आदमियों के बारे में सुना ही होगा, इसलिए तो मुझे ज़्यादा तशवीश है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तीनों हजरे के दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि तरबदार ने अंदर से चीखना शुरू कर दिया था। भाग जाओ, चले जाओ, वरना गोली मार दूंगा। बदबख्त, तू जानता है कि कौन आया है? बूढ़ा गुस्से लहजे में बोला। सब जानता हूँ, वही भगोड़ा होगा। मैं सब शकन हूँ तरबदार, अमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। कौन सब शकन? क्या तुम किसी दूसरे शब शकन से भी वाकिफ़ हो? अंदर खामोशी ही रही और इमरान कहता रहा। फरंगियों से तुम्हें किसने निजात दिलाई थी? अब भी शिकरार की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। रब अजीम का नाम ऊंचा रहे। अंदर से सिसकियाँ और हिचकियाँ सुनाई देने लगी थी। शायद तरबदार रो पड़ा था। अगर शहबाज तुम्हारी जगह होता और तुम शहबाज की जगह होते तो सूरत हाल क्या होती? इस पर भी गौर करो। आदमी तोप के दहाने में सर दे सकता है, लेकिन आसमानी बलाओं के सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता। लेकिन अब मेरा क्या होगा? शायद वो वापस आ गया है, इसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अंदर से गुलगीर सी आवाज़ आई। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ, खुद को काबू में रखने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे साथियों और शहबाज को ताकीद कर दी है कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ ना बताएं। कि अब तुम सिर्फ मुझे अंदर आने दोगे? और कौन है दरवाजे के करीब? दराब और तुम्हारा बाप। इन्हें यहाँ से हटा दो, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। शुक्रिया तरबदार, कहीं ये बला तुम्हें भी ना चुमट जाए। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मेरे बाजू पर नक्शे सलमानी बंधा हुआ है। फिर सोच लो, अगर बला चमट भी गई तो मुझे तुमसे शिकवा ना होगा। अच्छी बात है, दूसरों को हटाओ। अमरान ने इन दोनों को चले जाने का इशारा कर दिया। इन्होंने चुपचाप तामील की थी। अब दरवाज़ा खोल दो, आ जाओ। आवाज़ आई। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। इमरान अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया था। सामने जो शय नज़र आई थी वो किसी रीछ से भी ज़्यादा घने बालों वाली मखलूक थी। सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, सुरख सुरख खौफनाक आंखें। देखो, मुझे देखो, वो खेसानी हंसी के साथ बोला। मैं देख रहा हूँ, इमरान ने कहा। वैसे इसके सारे जिस्म में ठंडी ठंडी लहरें दौड़ रही थी। क्या मैं इसके काबिल रह गया हूँ किसी के सामने आ सकूँ? हरगिज़ नहीं। लेकिन ज़हनी तौर पर तुम ठीक हो। ये दुरुस्त है, सब कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन अब मेरा क्या होगा? तुम फिर अपनी असली हालत पर आ जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे पूरा पूरा तावन करना पड़ेगा। जो कुछ भी कहो, इसके लिए तैयार हूँ। पहले मैं इसकी वजह मालूम करूँगा, फिर तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। वजह किस तरह मालूम करोगे, जबकि खुद मुझे भी नहीं मालूम? बुखार तुम्हें किस तरह हुआ और वादी में किस जगह हुआ था? जगह का नाम मुझे नहीं मालूम। घना जंगल, वहाँ आबादी तो है नहीं कि जगहों के नाम रखे जाते। ठीक है, इमरान ने कहा। बहरहाल, बुखार होने से कबल तुमने क्या महसूस किया था? शायद मैं बेहोश हो गया था। वो किस तरह? एक जगह घोड़े से उतर कर आराम आराम करने लगा था। अचानक मुझ पर गशी सी तारी होने लगी। मैं अपने जहन से लड़ता रहा, लेकिन खुद पर काबू में काम पाने में कामयाब ना हो सका। दोबारा होश में आया तो बुखार महसूस किया। मेरा दायां बाजू दर्द से फटा जा रहा था। मुझे याद नहीं कि फिर किस तरह डेरे पर पहुंचा था। अमरान किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला। क्या तुमने बेहोश होने से कबल अपने आसपास किसी को देखा भी था? किसी को भी नहीं। किस किस्म की बू महसूस की थी? बू बू शायद, ठहरो, मुझे सोचने दो। वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला। हाँ, शायद याद आ गया। मैंने अजीब किस्म सी मीठी मीठी सी बो महसूस की थी और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी वो किस चीज़ की बो हो सकती है। गहरी गहरी सांसें भी ली थी, फिर खुद पर काबू पाने की कोशिश के बावजूद भी बेहोश हो गया था। मैं समझ गया। क्या समझ गया? तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बस जिस तरह आए थे आज रात को मेरे साथ चुपचाप निकल चलो, किसी को कानो कान खबर ना होगी। कहाँ? वहीं जहाँ तुम बेहोश पड़े हुए थे। नहीं सब शकन, अब मैं वहाँ जाने की जुर्रत नहीं कर सकता।
फिक्र ना करो, अब के तुम्हारे सर पर सींग नहीं निकलेंगे, शहबाज भी होगा हमारे साथ। मेरे दिल में इसके लिए कदूरत के अलावा और कुछ नहीं। देखो वह मजबूर था। तुम सभी आसमानी बलाओं से डरते हो, क्या तुम नहीं डरते? क्योंकि मैं खुद एक आसमानी बला हूँ। मेरे वालिदीन यही समझते हैं, लिहाजा मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुम आओगे रात को, ज़रूर आऊँगा। अस्तबल में चले आना, वहीं मिलूँगा। एक बार फिर तुम्हें यकीन दिला दूं कि हम ऐसे औकात में सफ़र करेंगे जब किसी की नज़र तुम पर पड़ने का इम्कान ना होगा। तुम कॉल के पक्के हो, मैं जानता हूँ। किसी न किसी तरह मेरे बाप को भी समझाने की कोशिश करो, दरवाज़ा खोलने की ज़िद ना करे। मैं देखूँगा। अच्छा, अब मैं चला। वो बाहर निकला। तरबदार ने दोबारा दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी थी। अमरान को देखकर बूढ़ा इसकी तरफ दौड़ा था। अमरान हाथ उठाकर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे वहम की बीमारी हो गई है, वैसे बिल्कुल ठीक ठाक है। कहता है मैं शीशा हो गया हूँ, मुझे हाथ न लगाना, बाहर नहीं निकलूँगा। और किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया तो टूट फूट जाऊँगा। रब्बे अजीम रहम फरमाए। बूढ़ा रहा। बस तुम इसे छेड़ो मत, इसी तरह बंद रहने दो, मैं इसका इलाज करूँगा। दराब खामोश था। घर तक वापसी पर इसने पूछा, तुमने क्या देखा? वही शबाज जो शबाज की ज़ुबानी पहले ही सुन चुका था। फिर दराब खामोश हो गया। इस बार वो इमरान के साथ शबाज के पास नहीं गया था। इमरान ने शबाज को बताया इसने किस तरह तरबदार को करीब से देखा था। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। शबाज बड़बड़ाया, जो कुछ भी हो, ये कोई आसमानी बला नहीं है। फिर क्या है? क्या तुम्हें गारों का वो भिखारी याद नहीं जिसकी बददुआओं से लोग अपने बिस्तरों पर मर जाया करते थे? तुमने उसे आसमानी मौत समझने से इनकार कर दिया था। इसने तुम्हें भी बददुआ दी थी, लेकिन तुम इस रात बिस्तर पर नहीं सोए, बल्कि रात बिस्तर की बजाय घोड़े की पुश्त पर गुजारी थी, और तुम नहीं मरे थे। वो और बात थी सब शगन, इन्हें चुपके से जहर दिया जाता था और सोते में मर जाते थे। लेकिन लेकिन इसे तो मैंने खुद देखा है। इसका जिस्म इनिंड रहा था, बाल बढ़ रहे थे। आसपास कोई ऐसा आदमी भी नहीं था जिस पर शुबा किया जा सकता हो इसने कुछ कर दिया है। तस्लीम। लेकिन फिर वो औरत क्या चाहती थी? इसने खुद को शहदाद की बीवी जाहिर करके रहबान के 11 आदमियों का राज इफ्शा करने की कोशिश क्यों की? बिल्कुल समझ में नहीं आता। अच्छा, तो फिर समझने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो, जो कुछ मैं कहूँ करते जाओ। कहो, क्या कहते हो? मैंने तरबदार को अपने साथ चलने पर रजामंद कर लिया है। कहाँ चलने पर रजामंद किया है? वहीं जहाँ वो बेहोश हुआ था। अच्छा, तो फिर तुम भी चलो। हम यहाँ से रात को रवाना होंगे। इस तरह के तरबदार को बस्ती का कोई आदमी ना देख सके। रात ही रात में गम गलतरंग तक पहुँचेंगे। तुम गारों वाला वही पोशीदा रास्ता अख्तियार करोगे जो तुमने हाल में ही दरियाफ़त किया है। वो तो मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता। तो फिर हमें शायद एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा और किसी की नज़र तरफदार पर पड़ ही जाएगी। आखिर वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? शबाज बोला, इन लोगों से निपटेंगे जो इन हरकतों के ज़िम्मेदार हैं। शबाज ने कहका लगाया और बोला, सब शकन हवा से लड़ेगा। यकीन करो इस फितने के पीछे कोई इंसानी जहन है। आखिर क्यों? कोई इन शिकारियों में हरास फैलाना चाहता है जो वादी ज़लमीर से गुजरते रहते हैं। यकीन नहीं आता। अगर इस अजनबी औरत का मामला सामने ना आता, मुझे भी मुश्किल से ही यकीन आता। शबाज कुछ ना बोला। सब शकन बहस ना करो, अच्छी बात है, हम वही रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर मैं और तुम भी तरफदार की तरह हो गए तो क्या होगा? बस्ती के लोग दूसरा सरदार मुंतखब कर लेंगे। मेरे बाप को बेहद खुशी होगी, क्योंकि उसने मुझे आज तक आदमी नहीं समझा, अब तक मारने को दौड़ता रहता है। तुम नहीं मानोगे। हरगिज़ नहीं। मैं वादी ज़लमीर का सफ़र ज़रूर करूँगा। अच्छी बात है, वही होगा जो तुम कह रहे हो। क्या आज ही रात को रवानगी होगी? पहले यही सोचा था। अमरान पर फ़क्र लहजे में बोला, लेकिन अब तमकीन में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। तुम यही मेरे मुंतज़र रहो। मैं ज़रा तरफदार को मतला कर रहा हूँ कि आज रात को मेरा इंतज़ार ना करे। फिर अमरान की मसरूफियत में इजाफा हो गया था। इसने शबाज से बड़े बालों वाली कुछ खालें तलब की थी और मकान के एक ऐसे गोशे में काम हो रहा था जहाँ शबाज के अलावा और कोई कदम नहीं रख सकता। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शबाज ने पूछा। मैं चाहता हूँ जब हम सफ़र पर रवाना हो तो हम और तरफदार में कोई फ़र्क ना रहे। यानी कि हाँ, स्याह रंग की बड़े खालों वाली खालें हमारे काम आएंगी। मैं बनमास नहीं बन सकता। खुश हो जाओ। इस तरह मंडूंगा ये खालें तुम्हारे जिस्म पर कि तुम में और तरफदार में कोई फ़र्क ना होगा। मैं खुश हो जाऊंगा। शबाज आंखें निकाल कर बोला, ना बुखार ना जिस्म की ईंधन, मुफ्त में बन बैठे बन मास, क्या ये खुशी की बात ना होगी? तुम करना क्या चाहते हो? सिर्फ इतनी सी तदबीर कि हम सचमुच बनमांस ना बन जाएं। मैं नहीं समझा। अगर हम आदमियों की शक्ल में वहां गए तो सचमुच बनमांस ही बनना पड़ेगा। साफ साफ कहो। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ना ये कोई बीमारी है ना आसमानी बला। तरफदार के बयान से साफ जाहिर होता है पहले इसे बेहोश किया गया, फिर बाजू में किसी किस्म का इंजेक्शन लगाया गया था।
तो तुम ये कहना चाहते हो इसी इंजेक्शन के असर से वो बनमांस बन गया? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल चाहे तो रहबान जाकर 11 आदमियों से तस्दीक कर लो, वही कहानी सुनाएंगे जो तरफदार ने सुना चुका है। शबाज कुछ ना बोला, किसी सोच में पड़ गया था। इमरान अपना काम करता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद शबाज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की नाप भी लेता जा रहा था। तो फिर मैं जाऊँ रहबान? शबाज ने बड़े सोच विचार के बाद सवाल किया। क्यों ख्वामख्वाह खुद को थकाओगे? वैसे भी अब इन्हें ना छेड़ो। तुम कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। वो तो मैंने अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कहा था, लेकिन इसे गलत ना समझो। इन्हें भी वैसे ही हालात से गुजरना पड़ा होगा जिससे तरफदार गुजरा था। शबाज, क्या ये मुमकिन नहीं है कुछ दिनों के लिए वादी ज़लमीर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए? ये शिकराल के बाशिंदों के बुनियादी हकूक़ का मामला है। इसमें बड़े आबद के अलावा और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो बड़े आबद से ये हुक्म जारी करवा दो। मैं कोशिश करूँगा आज ही, बल्कि अभी चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हम तीनों को बहरहाल वादी ज़लमीर में दाखिल होना है। भला कैसे मुमकिन है? हुक्म की पाबंदी सब पर लाजम आएगी। तुम बड़े आबद को समझाओ सकोगे कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम इन्हें तरफदार की विपदा से आगाह कर दिया होगा, लेकिन इसकी मुमकिन वजह तो ना बताई होगी। कैसे बताता? वो तो अब तुम बता रहे हो। जाओ, कोशिश करो, इन्हें सब कुछ बता देना। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। क्या तुमने तरफदार को बता दिया कि हम दोनों के सुलिये में इसके साथ सफ़र करेंगे? नहीं, अभी नहीं बताया। ना बताने की ज़रूरत समझता हूँ, वो खुद ही देख लेगा वक्त आने पर। आधे घंटे के अंदर ही अंदर शबाब तनहा गलतरंग की तरफ रवाना हो गया था। अमरान सुकून के साथ काम करता रहा था। शबाज सबको हदायत कर गया था कोई भी सब शिकन से मिलने की कोशिश ना करे। दराब भी मकान के इस हिस्से में कदम नहीं रख सकता था जहां इमरान काम कर रहा था। रात गए शबाज की वापसी हुई। इसने इमरान को खुशखबरी सुनाई थी कि बड़े आबद ने न सिर्फ इसकी तजवीज़ से इतफाक़ किया, बल्कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ करने का भी वादा किया है। तुम्हारा जामा हवानियत तैयार हो गया है, इमरान ने कहा। अगर बहुत ज़्यादा थक ना गए होंगे तो अभी पहन कर देख लो। और तुम्हारा मेरा भी कल शाम तक तैयार हो जाएगा, फिर रात को यहाँ से खिसक लेंगे। तरबदार बहुत बेचैन है सफ़र के लिए। हाँ, हुजरे में इसका दम घुट रहा है, ताज़ा हवा चाहता है। इमरान ने थोड़ी ही देर बाद शबाज को बनमांस बना दिया। कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। शबाज खुश होकर बोला, आंखों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। तरबदार चकरा कर रह जाएगा। अगर घोड़े भड़के तो? तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी बू से मानूस है। तरबदार को इसका घोड़ा ही बस्ती तक लाया था। मेरी अलबत्ता शामत आ सकती है। अगर तुम्हारा घोड़ा बेकाबू हो गया तो देखा जाएगा। वैसे तुम इसी वक्त इस घोड़े से मेरी मुलाकात करा दो जो मेरी सवारी में रहेगा। घोड़ा तो वो भी मेरे ही अस्पताल में मौजूद है जिस पर तुम सरहदी बस्ती से आए थे। किस कदर जान पहचान वाला ही मुनासिब रहेगा मेरे लिए। दूसरे ही दिन इमरान ने अपना जामा हवानियत भी तैयार कर लिया और तरबदार को मतला कर दिया गया कि रात को रवानगी के लिए तैयार रहे। शायद 2 बजे थे जब दो कद अदवर बनमांस शबाज के अस्तबल में दाखिल हुए। घोड़ों के समों में गदीदार चरमी चरामें चढ़ा दी गई थी। रात के अंधेरे में वो घोड़ों समेत बाहर निकले थे। तरबदार अपने अस्तबल में इनका मुंतसर था। अंधेरे में शायद यही समझा था। इन्होंने स्याह रंग के लिबास शबरी पहन रखे थे, लेकिन वो जैसे ही घोड़ों पर सवार होकर खुले आसमान के नीचे तारों की छाँव में आए, तरबदार खौफजदा सी आवाज़ में बोला, तो तुम कौन हो? सब शकन और शबाज, इमरान ने जवाब दिया। तो तुम भी? हाँ, हम भी तुम्हारे बराबर ही खड़े हो गए। ये कैसे हुआ सरदार? सब शकन से पूछो। बस हो गया, तुम इसकी फिक्र न करो, इमरान बोला। बस्ती से निकलते ही घोड़ों की रफ्तार तेज़ हो गई थी। आधे घंटे के बाद इन्होंने घोड़ों के समों से चर्मी खोल भी उतार दिए ताकि रास्ता मजीद तेज़ रफ्तारी से तय किया जा सके। बहरहाल उजाला फैलने से पहले ही वो गलतरंग के गारों के करीब पहुंच गए थे। शबाज ने इस मखसूस गार की तरफ इनकी रहनुमाई की जिसके किसी पोशीदा रास्ते से गुजर कर वह वादी ज़लमीर में दाखिल हो सकते थे। हम कुछ देर यहीं आराम करेंगे, शबाज बोला, और नाश्ता भी करेंगे। किसी ने हमें चाय बनाते रोटियां सेंकते देख लिया तो बेहोश हो जाएगा, इमरान ने कहा। इन्होंने एक जगह आग जलाई थी। सफरी थैलों से नाश्ते का सामान निकालने लगे थे। दरबदार खामोश था। ऐसा मालूम होता था जैसे मुंह में ज़ुबान ना रखता हो। कुछ देर बाद इमरान ने उसे छेड़ा था। हमें भी अब आदमी ना समझो, बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू कर सकते हो। वो तवील सांस लेकर बोला, काश ज़ुबान भी छिन गई होती, लेकिन मैं तो आदमियों की तरह सोच भी सकता हूँ। आज के सारे जानवर यही समझते हैं कि वो आदमी हैं। मैं क्या बोलूँ? मेरे पास बोलने के लिए क्या रह गया है? तन के कपड़ों के अलावा और क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ना शुक्री ना करो तरबदार। तरफ दफ्तन तरबदार जोर से हंस पड़ा और बोला, अब सिर्फ पेट ही की फिक्र रह गई है। लेकिन फिक्र कैसी? अब कोई आदमी मुझे घास खाते देकर कहका नहीं लगा सकेगा। बालों के साथ अक्ल भी बड़ी है तुम्हारी। तुम बताओ कि तुम दोनों इस हाल को कैसे पहुंचे? ना बुखार आया ना इंटन हुई।
शहबाज को बैठा ये समझाने की कोशिश कर रहा था इससे शादी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कर रहा था और मैं मिस्र था। अचानक दोनों के बाल बढ़ने शुरू हो गए। क्या ये सच है सरदार? तरबदार ने शहबाज से पूछा। सब शकन अगर झूठ भी बोल रहा हो तो मैं इसे सच समझूंगा। आह, एक ख्याल आया, बिल्कुल नया ख्याल। इमरान सोच उछल पड़ा। शहबाज और तरबदार दोनों ही इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। इमरान तरबदार की तरफ हाथ उठाकर बोला, अच्छी तरह याद करके बताओ, जब तुम वादी ज़मीन में बेहोश हुए थे तो इससे पहले किसी औरत के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? क्यों नहीं सोच रहा था? इसी औरत के बारे में सोच रहा था जिसकी तलाश थी। खुदा की पनाह, अब मैं समझा। क्या समझे? शहबाज से गौरता हुआ बोला, कुछ ऐसी आवाज़ चल रही है आजकल, औरत के ख्याल आते ही आदमी जानवर बन जाता है। रब अजीम ही जाने। तरबदार ने कहा, अब ये होगा कि लोग जानवर बन कर वादिया ज़मीर का रुख करते रहेंगे। तुम ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहे हो सब शकन? शहबाज बोला, खुद जानवर बन जाने के बाद मुझे आदमियों से क्या हमदर्दी हो सकती है? शहबाज अल्लाह को मुश्तल करने लगा। आग के गिर्द बैठे हुए ये तीनों लाखों साल पहले के गारों में रहने वाले दो पाइयों से मुख्तलफ नहीं लग रहे थे। हम कैसे लग रहे हैं? दफ्तन तरबदार बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। देखो, बाहर निकल आने से यह फ़ायदा हुआ है, तुम अपनी फितरी खुश मिजाजी की तरफ लौट आए हो। इमरान ने कहा, हजरे में किस कदर चिड़चिड़े हो गए थे। सब शकन में देख रहा हूँ तुम्हें अपने जानवर हो जाने पर ज़रा बराबर भी तशवीश नहीं है। अपने आदमी होने पर कब खुश था कि जानवर बन जाने पर तशवीश होगी। वाकई तुम अजीब हो। वादिया ज़मीन में पहुंचकर वो घोड़ों की पुश्त पर रहे। इमरान इन दोनों को नज़र से उजल नहीं होने देता था और हर वक्त चुकन्ना रहता था। वो इस जगह भी ठहरे थे जहाँ तरबदार बेहोश हुआ था, लेकिन कोई नया वाक़या पेश ना आया। ऐसा मालूम होता जैसे वहाँ पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। इमरान चीख चीख कर इन अनदेखे हाथों को ललकार रहा था जो आदमियों को जानवर बना देने के जिम्मेदार थे, लेकिन इसकी ललकार का कोई नतीजा नहीं निकला था। वो आदमी भटकते हुए तीसरा दिन था। शहबाज ने कहना शुरू कर दिया था कि सब शकन गलती पर है। मैं गलती पर नहीं हूँ, इमरान बोला। तो फिर हम बेहोश क्यों नहीं हुए? अगर हम आदमी होते तो हम बेहोश करने की कोशिश ज़रूर की गई होती। ये क्यों भूल जाते? हम दोनों तो आदमी ही हैं। शहबाज आहिस्ता से बोला, तरफदार से किस कदर दूर था। इसी से साबित होता है वो कोई मफूकुल फितरत हस्ती नहीं है जो इन वाक़यात के ज़िम्मेदार है। वो शायद हमें इन 11 अफराद में से समझ रही है जो रहबान में हजरा नशीन है। तुम्हारी ये बात मानने को दिल नहीं चाहता। अच्छी बात है, आज रात तुम अपनी खाल उतार दो, थैले से अपने कपड़े निकाल कर पहनो और चुपचाप डेरे से निकल जाओ। फिर अगर बुखार चढ़ाए बगैर वापस आ गए तो तुमसे मुतफिक हो जाऊंगा, तस्लीम कर लूँगा ये कोई आसमानी बला है। मैं यही करूँगा, शहबाज हौसले लहजे में बोला। फिर मैं एक बड़ा सा उस्तरा बनवाऊंगा, इमरान सर हिलाकर बोला, और रोज़ाना नीचे से ऊपर तक तुम्हारा सारा शेव करके रख दिया करूंगा। शहबाज कुछ ना बोला। इसने सख्ती से होंठ खींच लिए थे। गुस्सा जब्त करने के सिलसिले में इसकी यही कैफियत होती थी। वो डेरे पर पहुंचे थे। तीर कमान से शिकार किए हुए खरगोशों से रात की ग़िज़ा तैयार करने का इंतज़ाम करने लगे थे। शिकार पर कारतूस नहीं ज़ाया करना चाहते थे, इसलिए तीर और कमान के इस्तेमाल ही ठहरी थी। क्यों ना हम मुस्तकिल तौर पर यहीं रहें, तरबदार बोला। बस्तियों में रहने के काबिल तो नहीं रहे। वो औरत यही चाहती थी, तरबदार। इमरान बोला, मैं नहीं समझा। रहबान के 11 आदमी हजर नशीन हो गए थे। कोई नहीं जानता कि इन पर क्या गुजरी। वो औरत रहबान के सरदार की बीवी बनकर बड़े आबिद के पास पहुंच गई और इस तरह पूरे शकराल की तवज्जो मुवज्जल हो गई थी। मकसद यही था कि इन्हें हजरों से निकल आने पर मजबूर किया जाए। भला आखिर वो फिर वादिय ज़लमीर की तरफ निकल भागे। वादिय ज़लमीर इसलिए कि गारों में छुप कर इन्हें भूखा बनना पड़ता। खुर्द फलों के दरख्त भी बकिसरत हैं, जहाँ वो लोगों की नज़रों से छुपे भी रह सकते हैं। तुम देख लेना कि वो 11 हैवान नवा आदमी भी एक दिन इधर ही आएंगे। तुम्हारी बात दिल को लगती है, तरबदार बोला। मेरे दिल को नहीं लगती, शहबाज बना कर बोला। तुम्हारी मर्जी। रात को सोने से कबल इमरान शहबाज को अलग ले जाकर बोला, सुनो, वो हमाकत ना कर बैठना जो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम आजमाइश के लिए इंसानियत के जामे में यहाँ से निकल भागे तो जानवर बनकर ही वापस आओगे। अच्छा अच्छा, शहबाज बेजारी से बोला, लेकिन वो अपने वादे पर कायम नहीं रहा था। लेटने के थोड़ी देर बाद सोता बन गया। तरबदार और इमरान कुछ देर बातें करते रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखें बंद होने लगी थी और शहबाज ये इत्मीनान कर लेने के बाद वो सो गए। धीरे धीरे रेंगता हुआ इनसे दूर चला गया था। इस तरह वो इस जगह जहाँ पहुंचा था जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। अपने ज़ाती सामान का थैला सरशाम ही वहाँ छुपा दिया था। घोड़े के समों पर चरगिमी गोल चढ़ाए पुश्त पर जेन केसी और लगाम पकड़े हुए दूर तक प्यादल ही घोड़े को ले गया। आधे घंटे तक यूं ही अंदाजे से किसी रास्ते पर चलता रहा। फिर एक जगह रुक कर इसने लंबे बालों वाली स्याह खाल उतार दी।
और थैले से लिबास निकालकर पहनने लगा। शायद ये पहले ही इस जगह का तयन कर चुका था जहाँ इसे रात का बाकी हिस्सा गुजारना था। जल्दी वहाँ पहुंचकर इसने घोड़ा एक तरफ बांध दिया। जहन के नीचे से कंबल निकाल कर जहन दोबारा कस दी। शायद घोड़ा पुलिस में रखना चाहता था। कंबल ज़मीन पर डालकर थैला सर के नीचे रखा और बेफिक्री से सो गया। फिर इस वक्त बेदार हुआ जब सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी थी। जंगल परिंदों के शोर से गूंज रहा था। उठ बैठा। एक बार फिर वो इस आसमानी बला से खाइफ होकर भाग चुका था। इसे शर्मिंदगी थी। शायद इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो इसके खिलाफ सीना सुपर हो गया था। फिर वो शिकराली ही कैसा जो अपनी जिद के आगे किसी और की बात को ठहरने दे। अमरान ने उसे इस हरकत से बाज रखना चाहा था। इसने जल्दी जल्दी ज़रूरियात से फरागत हासिल की थी। वहाँ से रवाना हो गया था। गोया इस बला का शिकार होने की ठहरी थी। हर खुशबू या बदबू पर इस तरह नाक सिकोड़ने लगता जैसे ज़रा ही देर में तरबदार के बयान करदा मीठी सी बू लगने लगेगी। पूरा दिन गुजर गया लेकिन वो किसी गैर मामूली हादसे का शिकार न हुआ। शाम को फिर इसने शब बसरी के लिए एक जगह का इंतखाब किया था। घोड़े से उतर पड़ा था। थैले से कुछ निकालते वक्त इस खाल पर नज़र पड़ी थी जो इसने पिछले दिन तक अपने जिस्म पर मंड रखी थी। इसके होंठ नफरत से सिकड़ गए थे। इसकी दानस में वो बुज़दिलाना हरकत थी। इसे सब शकन के पहने में नहीं आना चाहिए था। वो सोचता रहा। फिर उस खाल से पीछा छुड़ा लेने पर तुल गया। जल्दी जल्दी एक गड़ा खोदकर इसमें दफन कर दिया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। इतना उजाला था कि दूर तक देख सकता। जगह भी ऐसी मुंतखब की थी जहाँ जंगल ज़्यादा घना नहीं था। वो चारों तरफ नज़र रख सकता था। इसने लकड़ियाँ इकट्ठा की। आग जलाने लगा। शिद्दत से चाय की ख्वाहिश महसूस कर रहा था लेकिन पानी, बोतल का पानी तो कभी का ख़त्म हो चुका था। वादिया ज़लमीर में पानी की कमी नहीं थी। जगह जगह चश्मों का पानी पतली पतली नालियों में बहता फिरता था। वो उठ खड़ा हो इधर उधर पानी तलाश करने लगा। अंधेरा फैलने से पहले इतना पानी हासिल कर लेना चाहता था कि सुबह तक काम चल सकता। वो ढलान में उतरता चला गया। सारी वादिये बसीरा लेने वाले परिंदों के शोर से गूंज रही थी। डूबते हुए सूरज की नारंगी शाएं ऊंचे नीचे दरख्तों की चोटियों को छू रही थी। एक जगह पानी की अलामत नजर आई। ये हरियाली की एक लंबी सी लकीर थी जो पानी की नाली के किनारे की रोहदायक थी। तेजी से कदम बढ़ाता हुआ इस जानब बढ़ता चला गया। दफ्तन किसी चीज से पैर उलझ पड़ा। वो गिर पड़ा। उलझावे से पैर निकालने की कोशिश की थी लेकिन दूसरा पैर भी जनबश ना कर सका। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बारीक बारीक तारों के किसी ढेर ने पैरों को जकड़ लिया। फिर ऐसा मालूम हुआ था जैसे चारों तरफ से बारीक बारीक रेशे इस पर टूट पड़े हों। कैनिया टेक कर उठने की कोशिश की लेकिन अपनी जगह से जनबश भी ना कर सका। न जाने वो लंबे लंबे रेशे कहाँ से नाजल हुए थे। इसके गिर्द इस तरह लिपटते जा रहे थे जैसे इसके पूरे वजूद पर अपना बनाया हुआ खोल चढ़ा देना चाहते हों। अब तो दम घुटने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वो दोपहर तक उस शबाज का इंतज़ार करते रहे थे। फिर इमरान के मशवरे पर तरबदार इसकी तलाश में निकलने पर आमादा हो गया था। मेरा ख्याल है वहीं से इब्तदा की जाए जहाँ तुम जानवर बने थे। इमरान ने कहा, वहाँ तो हम पहले भी जा चुके हैं। तुम समझते नहीं हो। शबाज को इस पर यकीन नहीं है। वो किसी आदमी की हरकत थी। वो इसे आसमानी बला समझने पर मुसर होगा लिहाजा वहाँ फिर गया होगा लेकिन इसे मायूसी होगी। मैं नहीं समझा। अगर वो आसमानी बला भी है तो सिर्फ आदमियों को पीछा करती है, जानवरों का नहीं। ये बात तो समझ में आने वाली है। अब हम इसकी तलाश में हैं लेकिन वो नहीं मिलती, नहीं मिलेगी क्योंकि हम जानवर बन चुके हैं। दीवाना अपनी बात के आगे किसी की चलने नहीं देता। अमरान कुछ ना बोला। इनके घोड़े एक बार फिर घने जंगल में घुस पड़े थे। हम किसी अजाब में मुब्तला हो गए हैं। तरबदार ठंडी सांस लेकर बोला, मज़ा तो तब आएगा जब इन बालों में जुएं पड़ेंगी। तरबदार के बालों में जुएं पड़ती या ना पड़ती लेकिन जब खुश चमड़े के अंदर जिस्म में खुजली उठती तो वह नाच कर रह जाता। बस चलता तो पूरे दरख्त के तने से रगड़ कर रख देता लेकिन खदेशा तो बहरूप उतर जाएगा। शबाज की तलाश जारी थी। फिर दिन डूबने लगा और इन्होंने रात बसर करने के लिए एक मुनासिब सी जगह तलाश कर ली थी। यह एक मस्ता और साफ़ सुथरी चट्टान थी जिसके गिर्द फलदार दरख्त भी थे और करीब भी पानी भी मौजूद था। धुंधलका फैलने लगा था। दफ्तन तरफदार आहिस्ता से बोला, यहाँ कोई और भी है। कहाँ? अमरान चौंक पड़ा। पता नहीं लेकिन मुझे महसूस होता है। परवाह मत करो। अगर हमारे ही जैसा होगा तो इधर ज़रूर आएगा। अगर आदमी हुआ तो हमसे छुप कर दूर से बंदूक दाग देगा। और मैं परवाह ना करूं, तरफदार हैरत से बोला।
रोज़ाना ऊपर से नीचे शिव करने की निस्बत मर जाना ज़्यादा आसान मालूम होता है। इमरान ने कहा और लचकना थिरकना शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तरफदार ने हैरत से कहा। वर्जिश, इमरान बोला, हालांकि ये खुश्क खाल के नीचे खुजली उठने की बिना पर हो रहा था। वो इसकी तरफ से जहन हटा लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से गाने लगा था। कोई नहीं हमारा, फिरते हैं बेसहारा, सुन ले खुदारा, लूसियो या क्लारा। हाय हाय, ये कौन सी ज़बान है? तरफदार बोला। खुजली की। तरफदार ने ज़ोर से कहका लगाया और बोला, इधर आओ, मैं खुजा दूँ। नहीं, मेरे बाल उलझ जाएंगे, शायद जुएं पड़ गई हैं, मुझसे दूर ही रहना, तरफदार ने कहा और फिर हंस पड़ा। इमरान थोड़ी देर तक उछलता कूदता और ज़मीन पर लूटें लगाता रहा। फिर बंद मांसों की सी आवाज़ इसके खलक से निकलने लगी थी। तरफदार हंसता रहा। कमाल है भाई सफशकन, कोई नहीं कह सकता कि तुम बंद मांस नहीं हो। कहकर तो देखे कोई। ठीक इसी वक्त दोनों खामोश हो गए थे क्योंकि इन्होंने किसी का कहका सुना था। आवाज़ कदरे दूर की थी। अगर सिर्फ इमरान खामोश हुआ होता तो समात का वहीमा समझ कर नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इसे तरफदार की आंखों में चुकन्नेपन का तासर नजर आया था। कहका फिर सुनाई दिया और ये यकीनन किसी औरत की आवाज़ हो सकती थी। दोनों तेज़ी से चट्टान के सिरे की तरफ लपके थे। कोई न दिखाई दिया। औरत, तरफदार आहिस्ता से बोला, छुप जाओ, कहीं हमें देख कर चीखे ना मारने लगे, इमरान ने कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इन्होंने सामने वाले दरख्तों के जड़ से अपने ही जैसे दो जानवर बरामद होते देखे। अभी इतना उजाला तो था कि इनकी रंगत भी दिखाई दी जाती। इनमें से एक जानवर सुनहरे बालों वाला था, दूसरा सफ़ेद बालों वाला। सब शकन, कहीं वो हमारे घोड़े ना चुरा ले जाएं, तरफदार मुस्तरबाना अंदाज में बोला। ठीक इसी वक्त घोड़े बहुत ज़ोर से हननाए थे। इन्होंने तेज़ी से इस नशीब में उतरना शुरू कर दिया था जिसके अख्ताम पर घोड़े बंद आए थे। इधर दोनों सुनहरे और सफ़ेद जानवर भी घोड़ों की आवाज़ पर मुतवज्जो होकर इधर ही चल पड़े थे। फिर जैसे ही इनकी नज़रें इन दो कानों काले जानवरों पर पड़ी, पहले तो ठटके थे, फिर खौफ ज़्यादा अंदाज में चीखने लगे थे। चीखने नहीं लगे थे बल्कि चीखने लगी थी, क्योंकि आवाज़ से दोनों मदाएं लगती थी। इमरान ज़ोर से कहका लगाकर तरफदार से बोला, ले मेरी यार, अब बनी है बात। इधर एक ने दूसरे से इंग्लिश में कहा, डरो नहीं, डरो नहीं, ये भी हमारी तरह आदमी मालूम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हम इनकी ज़बान समझ सकें, ये इन्हीं के घोड़े मालूम होते हैं। तुम ठीक समझती हो मोहतरमा, इमरान बोला, ये हमारे ही घोड़े हैं, लेकिन हम तुम्हें आदमी किधर से लग रहे हैं? वाह वाह, सुनहरी मादा पर मुसरत लहजे में चीही, यह हमारी ज़बान बोल और समझ सकता है। खुदा का शुक्र है, सफ़ेद मादा ने कहा। हाँ, तुम इस जंगल की नहीं मालूम होती, इमरान बोला। अब तो शायद इसी जंगल में रहना पड़े, सुनहरी मादा ने कहा। तुम्हारे नर कहाँ हैं? हम 15 दिन से यहाँ भटक रहे हैं, ये नहीं जानते यहाँ तक कैसे पहुँचे, सफ़ेद मादा बोली। हम दोनों तनहा थे। तुम्हें हमारे अलावा कोई काला जानवर तो नहीं मिला? नहीं, 15 दिन बाद तुम ही मिले हो, सुनहरी मादा ने कहा। दूसरा कुछ नहीं बोल रहा, सफ़ेद मादा बोली। वो सिर्फ अपनी ही ज़बान बोल और समझ सकता है। मैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और इतालवी वगैरह की कई ज़बानें बोल सकता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे पास खाने को भी कुछ है या नहीं? हमारा गुजर सिर्फ बदमज़ा फलों पर हो रहा है। खुश्क गोश्त उबाल कर खिला सकते हैं, चाय भी पिला देंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सुनहरी मादा ने कहा। आओ हमारे साथ, इमरान चढ़ाई की तरफ मुड़ता हुआ बोला, लेकिन तरफदार इससे पहले ही बंदरों की तरह छलांगे लगाता हुआ चढ़ाई पर दौड़ता चला गया। इससे क्या हुआ? सुनहरी मादा बोली। मदाओं से भड़कता है, अभी इसका जोड़ नहीं मिला। तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? क्या हम सचमुच जानवर हैं? सफ़ेद मादा बोली। फिर क्या है? एक माह पहले तो जानवर नहीं थी, मैं भी नहीं थी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, इमरान बोला। तुम किस तरह बने थे जानवर? सुनहरी मादा ने पूछा। हिरोशिमा में पहला एटम बम फेंकने के बाद। मुझ पर तर्ज ना करो, मैं अमेरिकन नहीं अंग्रेज़ हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं किस तरह इस हाल को पहुँची थी, यहाँ किस तरह पहुँची, ये भी नहीं जानती। लंका शायर के एक अस्पताल में नर्स थी, बस इतना याद है, एक रात अपने कमरे में सोई, फिर कुछ याद नहीं आता। और तुम? इमरान ने सफ़ेद मादा की तरफ हाथ उठाकर बोला। लंदन की एक फार्म में टाइपस थी, इतना याद है, एक रात कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी, इसके बाद से कुछ भी याद नहीं आता। वो चट्टान पर पहुंच गए थे। तरफदार आग जलाने की कोशिश कर रहा था और इन्हें देखकर उठा और दूसरी जानब की नशीब में उतर गया। ठहरो, सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? इमरान ज़ोर से बोला। तुम भी आओ, अलग बात करूँगा, इन कुतियों को वहीं छोड़ दो। कुतियाँ नहीं हैं, बंदरियाँ हैं, इमरान ने कहा मदाओं से बोला। तुम लोग आग जलाने की कोशिश करो, मैं अभी आया। फिर वो भी नशीब में उतर गया था। थोड़ी देर बाद चलने के बाद तरफदार इसे मुंतज़िर मिला था। तुम कुछ महसूस कर रहे हो? तरफदार ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। क्या महसूस कर रहा हूँ? इमरान ने हैरत से सवाल किया। इन औरतों से अजीब सी खुशबू फूट रही है, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। क्या मतलब? मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो इनसे ज़रा भी खुशबू महसूस नहीं होती। और सब शकन,
हवा का रुख इधर ही है, वो खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है। तो खुशबू तुम्हें पागल कर देती है? हर खुशबू नहीं, सिर्फ ये खुशबू। तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर पागल हो जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो आदमी नहीं रहे, हमें अखलाकी ज़ाब्तों का पास होगा, जो जी चाहे करो। मैं शकराली हूँ, तुम जानते हो हम गैर कौमों में अपनी नस्ल की दाग बेल नहीं डालते। इमरान ने कहका लगाया और बोला, अब तुम सिर्फ जानवर हो, कोई भी शकराली तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। चलो वापस चलो। तुमने किसको पसंद किया है? खुजली को, इमरान उछल कर बोला, फिर नीचे गिर कर लूटें लगाने लगा। किसी कुत्ते के पिल्ले की तरह ट्याऊं ट्याऊं किए जा रहा था। पूरे जिस्म में बहुत जोर की खुजली उठी थी। तरफदार नर्वस सी हंसी के साथ पीछे हट गया। सुनो सब शिकन, इसने कहा, तुम भी इनमें से किसी को पसंद कर लो, तुम्हारी जुएं निकाल दिया करेगी। इमरान कुछ देर तक लूटें लगाता रहा, फिर उठता हुआ बोला, चलो इनसे भाग कर कहाँ जाओगे? ये हमारे लिए भेजी गई हैं। क्या कह रहे हो? किसने भेजी हैं? मुकद्दर ने। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, तुम कैसे जानवर हो? मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे इल्ज़ाम ना देना। जानवरों के इल्ज़ाम के मायने तक नहीं मालूम। वो इसे ऊपर खींच कर ले गया। दोनों आग भड़का चुकी थी। कहाँ है गोश्त? खुश्क गोश्त किस तरह उबालोगे? सुनहरी मादा बोली, अभी बताता हूँ। इमरान ने कहा, तरफदार से बोला, घोड़ों से थैले उतार लाओ। चुपचाप दूसरी तरफ उतर गया। इमरान ने दोनों को मुखातब करके कहा, मेरे जानवर बनने की अजीब दास्तान है। यहाँ वादी के हिस्से में शिकार खेल रहा था, अचानक मीठी मीठी बो सी महसूस की। फिर जब बेहोश होने लगा तो ख्याल आया वो संतलिक गैस की बो हो सकती है। बहरहाल बेहोश तो होना ही पड़ा। होश आया तो बहुत तेज़ किस्म का बुखार महसूस हुआ। सारा दिन बुखार में तपता रहा। फिर अचानक जिस्म में ऐंठन शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म बालों से ढक गया। मेरा दाना बाजू बुरी तरह दुख रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद बेहोशी की हालत में कोई चीज़ मेरे बाजू में इंजेक्ट की गई थी। तुम ये कहना चाहते हो ये इसी इंजेक्शन का असर है? सफ़ेद मादा बोली। फिर और क्या कहूँ? इतने में तरफदार वापस आ गया। सुनहरी मादा इसे बहुत गौर से देख रही थी। झपट कर उठी और उसके हाथ से थैला लेने लगी। तरफदार ने थैले ज़मीन पर डाले और उछल कर पीछे हट गया। वो हंस पड़ी और इमरान से बोली, क्या ये मुझे खनखनी समझता है? शरीफ जानवर है, मुझे पसंद है। सुनहरी मादा ने कहा, मैं इसके लिए अजीब सा जज्बा महसूस कर रही हूँ। किए जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है? मैंने इस शिद्दत से कभी बकवास की ज़रूरत नहीं। खामोशी से बैठो, वरना वो भड़क कर भाग जाएगा। इसे क्या होगा? मेरी तरह वो भी रोमन कैथोलिक है, पादरी के बगैर काम नहीं चलेगा। सुनहरी मादा हंस पड़ी और बोली, मस्खरे जानवरों, जिस पादरी के पास जाएंगे वो डंडा मार कर भगा देगा, ये चिड़ियाघर के मैनेजर को फ़ोन कर देगा। इसलिए चुपचाप उबला हुआ गोश्त खाओ। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने मैं आदमी बनाकर पैदा किया था। क्या ये कोई नई किस्म की बीमारी है? सफ़ेद मादा ने कहा, तुम्हें बीमारी लाक हुई है, लेकिन अपने सिलसिले में किसी आदमी की हरकत समझूंगा। आखिर क्यों? मैं क्या जानूं? जो अपनी अना के लिए एटम बम बना सकता है, वो तफरी के लिए आदमी को जानवर भी बना सकता है। मेरी समझ में नहीं आता। तुम भी उबला हुआ गोश्त खाओ, सब कुछ भूल जाओ। जब तक मेरे पास कारतूस मौजूद है तुम्हें खिलाता रहूँगा गोश्त। मुकम्मल तारीकी छा गई थी, लेकिन खुश्क लकड़ियों में भड़कने वाली आग से इतनी रोशनी फैल गई थी वो एक दूसरे को बखूबी देख सकते। पता नहीं शहबाज कहाँ और किस साल में? तरफदार बोला, क्या कह रहा है? सुनहरी मादा ने इमरान की तरफ झुककर आहिस्ता से पूछा, पादरी की तलाश में जा रहा है। पादरी की तलाश में जा रहा है? अगर दोनों ही अहमक मालूम होते हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ सलोया? इसने सफ़ेद मादा को मुखातब किया। तुम इसके लिए जो कुछ महसूस कर रही हो, आखिर मैं उसके लिए क्यों नहीं महसूस कर रही? सफ़ेद मादा ने इमरान की तरफ हाथ उठाकर कहा, मुझ पर वलियों का साया है। इमरान ने दरवेशाना शान से कहा, मैं कुछ भी महसूस कर रही हूँ इसी के लिए महसूस कर रही हूँ। सफ़ेद मादा ने भी तरफदार की तरफ इशारा किया। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए सलोया। सुनहरी मादा बुरा मान कर बोली, क्या तुम इसके लिए मेरे जज्बे से वाकिफ़ हो? मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। लो बेटा, अब दोनों को संभालो। इमरान ने तरफदार से कहा, क्या हुआ? दोनों को तुम्हारे जिस्म से अजीब सी खुशबू फूटती हुई महसूस हो रही है। और तुम? खुजली। इमरान उछल पड़ा, फिर पहले की तरह लूटे लगाने लगा। दोनों मदाएं बौखला कर खड़ी हो गईं। क्या हुआ? इन्होंने यकबैक ज़बान से पूछा। कुछ नहीं, लूटे लगाता रहूं, आदमी तो हूं नहीं कि कंपनी में शायदगी से बैठूं। हमें तो लूटे लगाने की ख्वाहिश नहीं होती। अभी जुएं नहीं पड़ी तुम्हारे बालों में? अरे तो क्या जुएं भी पड़ जाती हैं? शैम्पुओं से नहाओगी नहीं और कंघी नहीं करोगी तो ज़रूर पड़ेंगी। खुदाया हम क्या करें? इमरान कुछ ना बोला। खुजली कम हुई तो फिर उठ बैठा। तरफदार ने खुश्क गोश्त के टुकड़े बर्तन में डाल दिए थे और अब आग पर रखता हुआ इमरान से बोला, क्या ये मेरे बारे में कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मुझे तो काठ का उल्लू समझती हैं। 22 साफ शकन
हैं तो मदाएं ही। और सुनो, अब ना मैं आदमी हूँ ना ये औरतें। क्या बात हुई, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। ज़ाब्ता अखलाक तो आदमियों के लिए होता है। तुम भी उबला हुआ गोश्त खाओ, खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें जानवर बनने का मौका दिया। तुम कुछ भी कहो, मैंने फैसला कर लिया है, मौत की तरह अटल फैसला। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, जानवरों की तरह ख़ानदानी मनसूबा बंदी की मुमकिन नहीं। क्या ये मेरे मतलब कुछ कह रहा है? सुनहरी मादा ने पूछा। हाँ, अब ये मेरी तरह रोमन कैथोलिक नहीं रहा। बालों की गैर फितरी पैदावार ने इसे भी फी थैंकर बना दिया है, लिहाजा पादरी की ज़रूरत नहीं रही। हम में से किसी को पसंद करता है, दोनों को। यह क्या बात हुई? तुम पूछ कर बताता हूँ, अमरान ने कहा तरफदार से बोला। सुनहरी मादा का ख्याल है वो तुमसे नबाक कर लेगी। इससे कह तो मैं भी इसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तर्जुमानी की फ़राइज़ ज़्यादा देर तक इंजाम नहीं दे सकूँगा। इतना तो कह दो। कह दूंगा, बर्तन का ध्यान भी रखना, कहीं गोश्त ज़ाया ना हो जाए। दूसरी सुबह इमरान की आंख खुली तो तनहा था। न दोनों मदाएं दिखाई दी और न तरफदार। सिर्फ इमरान का सामान वहाँ मौजूद था, तरफदार का सामान गायब था। इमरान ने उठकर इस नशीब में दौड़ लगा दी जिधर घोड़े बंधे थे। तरफदार का घोड़ा भी गायब था। इसने इत्मीनान का सांस लिया, इसका घोड़ा मौजूद था। थोड़े ही फासले पर सफ़ेद मादा पड़ी सो रही थी। क्या चक्कर है? इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया और इसे आवाज़ें देने लगा। सलोया सलोया। लेकिन वो बेदार न हुई। करीब पहुँच कर झंझोड़ा भी, लेकिन लाहासिल। वो बेहोश मालूम होती थी। अलबत्ता सांस मामूल के मुताबिक चल रही थी। खामोश खड़ा इसे देखता रहा। फिर शायद 5 मिनट के बाद सफ़ेद मादा के जिस्म में हरकत हुई थी। अमरान ने फिर आवाज़ दी। वो बुलखला कर उठ बैठी थी। एक घोड़ा खा गई तुम बराकर, अमरान से घूरता हुआ बोला। वो कुतिया उसे ले उड़ी। कुतिया? क्या बात कर रही हो? मार्था सुनहरे बालों वाली तुम्हारे साथी को उड़ा ले गई। मैंने दोनों को इस हरकत से बाज रखने की कोशिश की थी। मार्था इसे जगड़ती हुई यहाँ तक आई थी। आखिरकार मार्था ने जलाकर मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया था? बस गलती हो गई। तुम झूठ बोल रही हो वाइटी। तुम दोनों ने मिलकर उसे उड़ा ले जाना चाहा था, लेकिन मार्था तुमसे पीछा छुड़ा देना चाहती थी। भला आखिर वो तुम्हें जल दे गई। जो चाहो समझो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब मैं तुम्हें यहाँ तनहा छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी। तुम मुझे क्या समझते हो, जादूगरनी? तुम हमारी तरह इस मुसीबत की जिम्मेदार हो। बस खामोश रहो। मैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती। चलो, जानवर बनने से ये फ़ायदा तो पहुंचा, बहैसियत औरत खासी चिड़चिड़ी होंगी। मुझे भूख लग रही है। किसी दरख्त के पत्ते पसंद करोगी? अमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। खुश्क गोश्त तुम्हारे पास? मुझे यकीन नहीं कि मार्था ने इसे थैले में छोड़ा हो। क्या सब सामान ले गई? मैंने देखा नहीं। अमरान वापसी के लिए मुड़ता हुआ बोला, लेकिन इसका ख्याल गलत निकला। थैले से कोई चीज़ गायब नहीं हुई थी। तो तुम्हारा साथी बहुत शरीफ मालूम होता है, सफ़ेद माता बोली। मार्था तो बहुत दलील है। तुम सर पर क्यों चढ़ी आ रही हो? दूर हट कर बैठो। शायद तुम किसी गैर तरक्की याफ्ता कौम से ताल्लुक़ रखते हो, औरतों से बात करने का सलीका नहीं रखते। मेरी जुएँ भी तरक्की याफ्ता नहीं है। सफ़ेद खाल इन्हें बहुत पसंद आएगी। ये जुएँ। वो हकलाई और पीछे हट गई। नाश्ते के बाद वहाँ से रवानगी ठहरी। सफ़ेद मादा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर नहीं बैठूंगी। ठीक है, तुम पैदल चलो, वरना जुएँ। तुम मुझे पैदल चलाओगे, खुद घोड़े पर बैठोगे? शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है? मैं औरत होकर पैदल चलूँ? औरत पैदल ही अच्छी लगती है। घोड़े की चाल कौन देखता है? तो क्या अब मैं चलती अच्छी लगती हूँ? बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम घोड़े के आगे आगे चलो। चलो, ये एक आर्टिस्ट घोड़ा है। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। मैं पैदल नहीं चलूँगी। मुझे घोड़े पर बिठाओ, खुद लगाम पकड़ कर पैदल चलो। इसे मेरा साथी ले गया है, तुम्हें घोड़ा ले जाएगा। अच्छा, तो दोनों पैदल चलें। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। यहाँ आदमी तो है नहीं, घोड़े की मौजूदगी में पैदल देख कर कहका लगाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद सलोया बोली थी, क्या तुम अपने इस हाल पर मुतमईन हो? बिल्कुल। इतना ज़्यादा इत्मीनान पहले कभी नसीब नहीं हो। बेइत्मीनानी न सोशल पोजीशन बरकरार रखने के सिलसिले में पैदा होती है। तुम ठीक कहते हो, मुझे भी आजकल गहरी नींद आती है, सलोया ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। कुछ देर बाद सुलैया चलते चलते रुक गई थी। रुक क्यों गई? इमरान पूछा। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इसने कहा, मुझे अपने एक और साथी की तलाश है जो इस दौरान में बिछड़ गया था। हमारे ही जैसा है? सुलैया ने सवाल किया। हाँ, मेरे जैसा। अंग्रेज़ समझ सकता है? नहीं। वो कुछ और कहते कहते रुक गया। कहीं दूर से घोड़े की हनहनाने की आवाज़ आई थी। इमरान भी चौकन्ना हो गया था। हनहनाहट भरी फिर आवाज़ सुनाई दी। इस बार इमरान ने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगा लिया। तुम यहीं ठहरो, इसने कहा, और उछल कर घोड़े पर बैठने ही वाला था। वो इसकी कमर थाम कर झूल गई। ये क्या कर रही हो? तुम मुझे तनहा नहीं छोड़ सकते। पैदल हम इसका ताकब नहीं कर सकेंगे। किसका? वो हो सकता है वो मेरा वही साथी हो जिसे मार्था ले भागी हो। दोनों जाएं जहन्नम में। अच्छा, तुम घोड़े समेत यहीं ठहरो, मैं पैदल दौड़ लगाऊंगा।
ये भी नहीं हो सकता, तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊं घोड़े पर? जुएं, वो तो पढ़नी है, कब तक बचूंगी? चलो जल्दी करो। वो घोड़े पर सवार हुई। सुलैया पीछे से इमरान की कमर जकड़ कर बह रखी थी। अगर कोई आदमी हमें इस तरह देख ले तो इसका क्या रिमार्क हो सकता है? सुलैया ने कहा। घोड़े पर दिन रात मिल रहे हैं। नामालूम घोड़े की हनहनाहट थोड़ी थोड़ी देर बाद सुनाई देती। सिमत का तायन हो चुका था। अमरान घोड़ा आगे बढ़ाता रहा। खता के आवाज से बहुत करीब हो गए। इन्हें एक जगह एक घोड़ा दरख्त के तने से बंधा हुआ नजर आया। फिर दोनों यकबैक हनहनाए थे। हजारे शनासाई। अमरान बोला, ये बला शबा मेरे दूसरे गमशुदा साथी का घोड़ा है। वो उतर पड़ी। अमरान शबाज को आवाजें देने लगा। चले जाओ। करीब की झाड़ियों से गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैं समझ रहा हूँ, अमरान सर हिलाकर बोला। इसने शबाज की आवाज़ पहचान ली थी। मैं कहता हूँ चले जाओ, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम तो खैरियत से हो ना? इस बार शबाज ने जवाबन कुछ नहीं कहा। सुलैया अमरान के करीब खड़ी हुई और आहिस्ता से बोली, मैं वैसी ही खुशबू महसूस कर रही हूँ। अमरान सर हिलाकर बोला, तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये कहाँ से बोला है? सामने वाली जहाड़ी से। ये कौन है? दफ्तन। फिर शबाज की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मादा है सफेद नस्ल की, एक और थी सुनहरी रंगत वाली। इसे तरबदार ले भागा। ये तुम्हारे लिए रहेगी, अब बाहर आओ। मैं कहता हूँ चले जाओ। तुम्हारी बातों में पढ़कर मैं इस हाल को पहुंचाऊं। तुम गलत कह रहे हो। अगर वाकई तुम बनबांस बन गए तो तुम इसे खाल उतार देने की गलती की जरूर की होगी। इससे क्या होता है? हो तो ये सचमुच तुमने खाल उतार दी थी। खामोश रहो। मुझ पर आसमानी बला नाजल हुई थी। ना मैंने तरफदार की तरह किसी किस्म की बू महसूस की थी, ना मुझे बुखार आया था। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने इस हादसे का शिकार होने से पहले खाल उतारी थी? हाँ, मैंने खाल उतार दी थी। तो फिर मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैं तो अब भी वैसा हूँ जैसे पहले था। अब मेरा क्या होगा? रब अजीम ही जाने। अमरान तवील सांस लेकर कहा, या तो तुम इस मुहिम पर ना आते या फिर वही करते जो मैंने कहा था। अब भी अकल के नाखन लो। मुझसे दूर भागने की कोशिश ना करो। अब मैं कुछ नहीं हो सकता। बाहर आओ। अमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि तुम छुप कर मुझे गोली मार सकते हो। दफ्तन झाड़ियों को जनबश हुई। शहबाज छलांग मारकर इसके सामने आ खड़ा हुआ और अपनी छाती पीटता हुआ दहाड़ा, मैं जरगाम का बेटा, तुम्हें छुप कर गोली मारूंगा। चलो इसी तरह ही सही, तुम सामने तो आए। अमरान हंस कर बोला। लेकिन शहबाज अब सलोया की तरफ मतवज्जो हो गया और इस तरह नथने स्कोर स्कोर का सांस ले रहा था जैसे किसी किस्म की बू का अंदाजा कर रहा हो। क्या मेरे बारे में कुछ कह रहा है? सलविया ने पूछा। अभी तो नहीं कह रहा, लेकिन कहेगा जरूर। तुम मुतमईन रहो। आखिर तुम्हारे पास से खुशबू क्यों नहीं आती? कार्बोलक साबुन खाता हूँ। ये तो कोई फ्रिंगन मालूम होती है। शहबाज ने कहा। अब तुम खुद सोचो, इस वादी में किसी फ्रिंगन का क्या काम? ये समुंदर पार के एक मुल्क में रहती है। एक रात अपने घर में सोई, आंख खुली तो यहाँ थी और सफ़ेद बन मांस की मादा बन चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आता। क्या तुम इसी के लिए कुछ महसूस कर रहे हो? हाँ, कुछ तो है। ये खुशबू शायद इसी की जिस्म से फूट रही है। तरफदार ने भी यही कहा था और सुनहरी मादा को ले भागा। क्या तुम ये खुशबू महसूस नहीं कह रहे? हरगिज नहीं। मैंने बड़े बालों वाले बकरे की खाल पहन रखी है। अभी तक किसी बकरी से मुलाकात नहीं हुई। इससे पूछो, क्या ये मेरे साथ रहना पसंद करेगी? ज़रूर ज़रूर। इसने यहाँ पहुँचते ही तुम्हारी बो महसूस कर ली थी और अब मैं बिल्कुल तनहा रह जाऊँगा। वैसे क्या तुम ये बताने की जहमत गुजारा करोगे तुम पर क्या गुजरी थी? जरूर बताऊंगा। इससे पहले ये बताओ, तुमने इस खाल को कहाँ फेंका था? मैंने इसे एक गड्ढे में दफन कर दिया था। मुझे इस जगह ले चलो जहां तुमने इसे दफन किया। तुम्हारी कहानी बाद में सुनूंगा। खाल गड्ढे में मौजूद थी। अमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और सर हिलाकर बोला, तो इसका मतलब ये हुआ इन हरकतों के जिम्मेदार ने तुम्हें सिर्फ इन आदमियों के लिबास में देखा था, खाल दफन करते वक्त नहीं देखा था, वरना वो यहाँ मौजूद ना होती। तुम पता नहीं क्या की हाँक रहे हो। शबाज झुंझला कर बोला, अभी तक तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। हुक्म चलाने लगे। सुनाओ। शबाज ने ठहर ठहर कर पूरी तफसील से अपनी रवादार दुहराई थी। रेशों का जिक्र करता हुआ बोला, मैं नहीं कह सकता वो रेशे कहाँ से आ रहे थे। बारीक बारीक और लंबे लंबे रेशे मुझे जकड़ते चले गए। ऐसी शदीद यलगार थी कि मैं इनके पार नहीं देख सका। फिर मेरा दम घुट गया। मैं नहीं जानता मुझे कब और किस तरह होश में आया, लेकिन आया था इस जगह जहाँ मुझे रेशों की यलगार हुई थी। बहरहाल होश में आने के बाद मैंने खुद को इसी हाल में पाया जिसमें तुम इस वक्त देख रहे हो। तुम्हारे कपड़े? इमरान ने पूछा। वो मेरे जिस्म पर नहीं थे। क्या तुमने इन्हें तलाश किया था लेकिन नहीं मिले? आसमानी बला ले गई होगी। इमरान हंस कर बोला। हालांकि तरफदार ने बाल बढ़ने के बाद अपने कपड़े खुद उतारे थे।
यही तो समझ में नहीं आता। फिलहाल दो तरीके समझ में आए, एक वो जो तरफदार को जानवर बनाने के सिलसिले में इख्तियार किया गया, दूसरा वो जो तुम पर आजमाया गया, और हाँ तीसरा वो इन लड़कियों को इल्म ना हो सका सोते सोते जानवर किस तरह बन गई। बहरहाल ये किसी आदमी का कारनामा। अब तुम मुझे इस जगह ले चलो जहाँ रेशों की यलगार हुई थी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम भी। मैं ये देखना चाहता हूँ रेशे खुद मुख्तियार हैं या किसी के इशारे पर यलगार करते हैं। होश में आने के बाद मुझे एक रेशा भी नहीं दिखाई दिया। सुनो, अगर मुझ पर रेशों की यलगार हुई तो यकीन कर लूँगा कोई आसमानी बला है। अगर ना हुई तो फिर इसी ख्याल में जमा रहूँगा कि दूर से देखने वाली आंख मुझे जानवर ही समझ रही है। शबाज बड़ी मुश्किल से इस पर तैयार हुआ। वो तीनों इस जगह आए जहाँ शबाज को हादसा पेश आया था, लेकिन रेशे कहीं दिखाई न दिए जिन्होंने शबाज की पर यलगार की थी। रेशे बकरे की खाल के नीचे नहीं देख सकते। अमरान बड़बड़ाया, मुझसे ज़बरदस्त गलती हुई थी। शबाज बराई आवाज़ में बोला, भूल जाओ, अब हम पूरी तंदुरुस्ती से जद्दोजहद करनी है। हम क्या कर सकेंगे? शबाज ने मुंह बनाकर कहा। सफ़ेद मादा बोल पड़ी, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ये इतनी देर से कहाँ की हाँक रहे हो? ये इतनी देर से क्या कह रहा है? इसकी समझ में नहीं आ रहा। वो तुम उबाल कर खाए या तल कर? नहीं, खौफजदा आवाज़ में बोला। इसलिए तुम अपनी ज़बान कतई बंद रखो। मैं इसे बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सफ़ेद फार्म नस्लों का गोश्त बेहद तल्ख और देर हज़म होता है। खुदा करे ये बात इसकी समझ में आ जाए। बाल बढ़ने से अकल घट गई है। अब मैं नहीं बोलूँगी, वो मन मनाई। अमरान ने शबाज से कहा, अब हमें अपनी तादाद में इजाफा करना चाहिए, इसलिए मुनासिब यही होगा तुम किसी न किसी तरह रहबान पहुँचो, उन 11 जानवरों को भी इनके हजरों से निकाल लाओ। शबाज कुछ न बोला। सफ़ेद मादा को बहुत गौर से देखे जा रहा था। वो बेहद खौफजदा नजर आने लगी थी। अमरान खंकारा। शबाज चूम कर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। सब शकन काट कर फेंक दूंगा। फाकना लहजे में बोला, मैं जरगाम का बेटा ऐसी नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम मुझे क्या समझते हो? सचमुच इमरान की आंखों में मुजायका उड़ाने का सा अंदाज पाया जाता था। मैं तुम्हें क्या समझूंगा? अमरीश ने हंस कर कहा, अब तो यही सब कुछ समझेगी। मैं इसका खात्मा किए देता हूँ। वो शायद अपनी धमकी को अमली जामा पहना ही देता अगर इमरान इनके दरमियान ना आ गया होता। वो इसे पीछे धकेलता हुआ बोला, बस बस, मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कहीं तुम भी तरफदार की जमा तनहा तो नहीं छोड़ जाओगे। तरफदार? तरफदार? शबाज पैर रख कर बोला, मैं मेरा तरफदार से मुकाबला कर रहे हो? संजीदा खान मुतहद के बेटे, मैं पूरे शकराल का सरदार हूँ, सरदारों का सरदार। अमरान कुछ न बोला। शबाज तीखी नज़रों से अमरान को घूरे जा रहा था। सफ़ेद मांदा सैमी खड़ी थी। निस्फल नार का सूरज इनके सरों पर चमकता रहा।